Hello, my dear student of Standard 7th. Welcome back once again. And today we will do question answer of chapter number 4, that is Mughal Empire, establishment and extension. So without any delay, let's begin. So as you can see on your screen, there is a first question is given to you, that is Akbar is known as the successful ruler. Okay, in detail you will find this answer and it can be asked in your exam 4 to 5 marks. Okay, so फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी बिग एंड सो आपको इसमें बताना क्या है। सी क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अकबर को एक बहुत ही कामयाब राजा, सक्सेसफुल राजा माना गया है। क्यों? तो हमको थोड़ा उनके इनिशियल लाइफ के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है। नंबर 1, अकबर वॉज जस्ट 13 years old व्हेन हिज फादर हुमायूं पास्ड अवे। सो इनकी एज कितनी होती है? 13 years होती है जब इनके फादर हुमायूं इस दुनिया में नहीं रहते हैं। ठीक है। तो एट अ वेरी यंग एज इनको राजा बनना पड़ता है। इनकी हेल्प कौन करता है? लेट्स सी पॉइंट नंबर 2, अकबर वॉज वेरी यंग एंड सो बैरम खान, अ फेथफुल मिनिस्टर ऑफ हुमायूं, ब्रॉट हिम अप एज अ गार्डियन एंड टू केयर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अकबर्स बिहाफ। तो अकबर के बिहाफ पे बैरम खान सारा कंट्रोल करता था एंड धीरे धीरे अकबर को भी नॉलेज होता गया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके। नंबर 3, हेमू द लीडर ऑफ सिकंदर सूर established his rule over Delhi when Akbar was in Punjab. With the guidance of the Bairam Khan, Akbar defeated Hemu in the Battle of Panipat. So फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत तो हम लोगों ने देख ली थी। अब सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हेमू एंड अकबर के बीच में होती है, जहाँ पे अकबर जीत जाता है और हेमू जो सिकंदर सूर डायनेस्टी से होता है, शेरशाह सूरी का, तो ये लोग हार जाते हैं। चलिए पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं। सिंस बैरम खान बिकम मोर इंडिपेंडेंट एंड अकबर फील्ड ऑल हिज पावर एंड सेंट हिम टू हज एंड ही वॉज किल्ड ऑन द वे टू हज। सो बैरम खान क्या होते हैं, जैसे ही वो थोड़े और इंडिपेंडेंट होते हैं, थोड़े और आगे बढ़ते हैं, तो अकबर उनसे अपने सारे पावर अपने पास ले लेते हैं और इनको हज की यात्राएं भेज देते हैं। हज जैसे कि हम लोग हिंदुओं में 4 धाम की यात्रा होती है, वैसे मुसलमानों में हज की यात्रा बहुत ही पवित्र मानी जाती है। तो बट अनफॉर्चुनेटली रास्ते में उनकी डेथ हो जाती है। चलिए पॉइंट नंबर 5 पे चलते हैं। अकबर एनेक्स चित्तौड़ एंड रणथंबोर इन द बैटल अगेंस्ट द राणा प्रताप एंड फ्रीक्वेंट बैटल वेयर फॉट बिटवीन देम। तो अकबर ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें चित्तौड़ और रणथंबोर की बैटल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उन्होंने महाराणा प्रताप से लड़ी थी। महाराणा प्रताप से कभी उन्होंने फेस टू फेस लड़ाई नहीं की, बट एनी हाउ उन्होंने उनको बहुत बार उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिली है। ठीक है। पॉइंट नंबर 6, अकबर्स एम्पायर एक्सपांडेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1585 टू 1605। सो जब उसके लास्ट ईयर आए ना, तब अकबर ने थोड़ा सा अपने एम्पायर को स्प्रेड करने के बारे में काम शुरू किया। ही एनेक्स कंधार, कश्मीर, काबुल एंड एस्टेब्लिशमेंट इज रूल ओवर खानदेश, अहमदनगर इन द साउथ। सो ऊपर अगर हम लोग देखने जाएँ तो अफगानिस्तान एंड कंधार यानी पूरा अफगानिस्तान इन्होंने जीत लिया है एंड नीचे ये महाराष्ट्र की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे खानदेश एंड अहमदनगर था। ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 7, देयर वाज अ लॉट ऑफ डिसऑर्डर ड्यूरिंग द लास्ट डे ऑफ अकबर रूल एज द प्रिंस सलीम रिवोल्टेड। लेटर ऑन सलीम अडॉप्टेड द नेम जहांगीर एंड एसेंडेड द थ्रोन। तो उनका जो बेटा होता है सलीम, वो उनके कुछ आखिरी दिनों में बहुत ज़्यादा रिवोल्ट करता है एंड फाइनली वो राजा बन जाता है। जैसे राजा बनता है वो जहांगीर अपना नाम अडॉप्ट कर लेता है। तो ये सब चीज़ें देख के हम लोग बता सकते हैं कि अकबर बहुत अच्छा राजा था, कम उम्र में राजा बना। ओके। उन्होंने महाराणा प्रताप को हराया, उन्होंने इतने सारे एरिया को कवर किया, तो उसको हम लोग सक्सेसफुल राजा ही कहेंगे। और भी बहुत सारे पॉइंट है, बट आंसर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने इतने ही पॉइंट रखे हैं। ओके ओके, नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। ओके, नाउ शेरशाह इज नोन एज अ रिफॉर्मर। शेरशाह सूरी जिन्होंने हुमायूं को हरा दिया था 1540 में और मुग़ल डायनेस्टी ख़त्म कर दी थी लगभग, एंड अपना रूल इस्टेब्लिश कर लिया। लेकिन उसको हम लोग एज ए वॉरियर, एक अच्छा योद्धा है ऐसा हम लोग नहीं मानते, लेकिन उसको एक रिफॉर्मर मानते हैं। क्यों मानते हैं? लेट्स सी। पॉइंट नंबर 1, शेरशाह रूल्ड ओवर दिल्ली फॉर 5 years। तो जैसे 1540 में इनका रूल इस्टेब्लिश होता है, ये 5 साल तक रूल करते हैं। ठीक है। ही इंट्रोड्यूस मैनी रिफॉर्म ड्यूरिंग दिस शॉर्ट स्पैन एंड देयरफॉर बेटर नोन एज अ रिफॉर्मर दैन वॉरियर। उन्होंने कुछ
इतने कम ही टाइम में, जो 5 साल ही रूल किया, ज़्यादा रूल नहीं किया, इतने कम टाइम में इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स कर दिए, ठीक है। इसलिए हम लोग इसे एज ए वॉरियर ना याद रख के इनको रिफॉर्मर याद रखते हैं। विथ तोदरमल हेल्प ही प्रिपेयर्ड अ टेबल फॉर रेवेन्यू कलेक्शन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ लैंड एंड प्रोडक्शन। उन्होंने एक टेबल फॉर रेवेन्यू यानी एक ऐसा कलेक्शन सिस्टम बिल्ड किया जिससे उनका बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो, उनके मतलब उनको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े और उनका जो कलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। एक राज्य को चलाने के लिए राजा के पास हमेशा पैसे होने ही चाहिए, एंड तोदरमल ने उनकी हेल्प की। चलिए, अकबर फॉलो द सेम मेथड ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन, है ना। शेरशाह सूरी ने जो मेथड अडॉप्ट किया था वही आगे जाके अकबर भी फॉलो करते हैं। ही रिमूव द टूल बोथ एंड सो दैट देयर कुड बी फ्री ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स। उन्होंने टूल बोथ हटा दिए और ताकि ट्रांसपोर्टेशन बहुत स्मूथली हो सके। ही कंस्ट्रक्टेड द रोड, इंक्रीज द ट्रेड एंड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द पेडेस्ट्रियन अमंग द which the famous roads are constructed between आगरा to बहारनपुर, आगरा to मालवाड़, लाहौर to आई थिंक मुलान नहीं होना चाहिए, मुल्तान होना चाहिए, मुलान भी लिखो तो भी चलेगा, बट मुल्तान एक प्रॉपर जगह का नाम है, ठीक है। सो इन्होंने ये कुछ पहली चीज़ तो उन्होंने ट्रेड अच्छे से हो सके तो उसके लिए रास्ते अच्छे बनवाए ताकि जो ट्रेडिंग की स्पीड है वो बढ़ जाए। सड़कों के दोनों तरफ उन्होंने एक तरह से रेस्ट हाउसेस बनवाए एंड पेडेस्ट्रियन के लिए रोड्स बनवाई, एंड इवन उनको चलते वक्त धूप ना लगे तो दोनों तरफ पेड़ पौधे भी लगा दिए, ओके। एंड उन्होंने ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉरिडोर्स यानी रास्ते बनाए थे। ही ऑल्सो प्लांटेड ट्रीज ऑन बोथ द साइड ऑफ द रोड एंड कंस्ट्रक्टेड द रेस्ट हाउस। इसके अलावा इन्होंने, ठीक है, ट्री तो प्लांट करवाए बट इन्होंने रेस्ट हाउसेस भी बनवाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम लोग एक और कैरेक्टर के, दमदार कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर की, जिसको हम लोग महाराणा प्रताप के नाम से जानते हैं। महाराणा प्रताप इज नोन फॉर हिज स्ट्रेटफर्ड डिटर्मिनेशन, ओके। महाराणा प्रताप को उनकी मतलब काम करने की जो शैली है, उनका जो विश्वास है, उसके लिए हम लोग उसे याद रखते हैं। महाराणा प्रताप रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द मुगल सुप्रीमेसी। पहली बात तो उस टाइम पे सब लोग मुगल की सुप्रीमेसी एक्सेप्ट कर रहे थे, लेकिन महाराणा प्रताप ने सीधा मना कर दिया कि नहीं, हम किसी की सुप्रीमेसी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ही फॉट कंटिन्यूसली अगेंस्ट अकबर, तो हमेशा ही इनकी और अकबर की कॉन्फ्लिक्ट चलती रही। वेल, अकबर कभी भी इनसे सीधी लड़ाई लड़ने नहीं आए, वो अपने किसी सेनापति को ही भेजते थे। अभी आगे हम लोग देखेंगे जैसे कि राजा मानसिंह को ही भेजेंगे अकबर से लड़ने के लिए, अकबर महाराणा प्रताप से लड़ने के लिए, ओके। नाउ फाइनली अकबर सेंट अ ह्यूज आर्मी अंडर द लीडरशिप ऑफ राजा मानसिंह हु डिफीटेड हिम इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ठीक है। तो हल्दी घाटी की लड़ाई होती है, उसमें महाराणा प्रताप की हार होती है और राजा मानसिंह जो हैं वो जीत जाते हैं, ओके। वो क्यों जीत जाते हैं हम लोग आगे देखेंगे, जस्ट अ मिनट। महाराणा लॉस द टेरिटरी अराउंड द मेवाड़, तो मेवाड़ के आसपास के जितने भी उनके किले होते हैं वो सब हार जाते हैं। ही सफर्ड मैनी हार्डशिप बट डिड नॉट गिव अप हिज रिजोल्यूशन टू फाइट द फ्रीडम ऑफ द मेवाड़। इन्होंने फिर एक कसम खाई कि मैं अपने मेवाड़ को, अपने जो मातृभूमि है उसको मैं फ्री करवा के रहूँगा मुगलों से, और उन्होंने एक रिजोल्यूशन लिया कि चाहे ज़िंदगी में जो हो जाए मैं ये काम तो अचीव करके रहूँगा। विद द फाइनेंशियल हेल्प गिवन बाय द इज ओल्ड एडवाइजर जैन ट्रेडर भामाशाह, ही अगेन फॉर्म्ड अ न्यू आर्मी। तो जैन ट्रेडर जो थे भामाशाह, उनकी मदद से उन्होंने एक नई आर्मी और फॉर्म कर ली, ठीक है। ही डिफीटेड द मुगल एंड रिकैप्चर ऑल द फोर्ट्स एक्सेप्ट चित्तौड़। तो आसपास मेवाड़ में जितने भी किले थे धीरे 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 उन्होंने सारे के सारे किले कैप्चर कर लिए, और सिर्फ मेवाड़, एक चित्तौड़ ही एक ऐसा किला था जो उनका कैप्चर नहीं हुआ, बाकी तो उन्होंने सारे किले कैप्चर कर रखे थे। ही वोव डैट टिल आई गेट बैक चित्तौड़ आई विल नॉट स्लीप पीसफुली, ओके। उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक मैं अपना चित्तौड़ वापस हासिल नहीं कर लेता हूँ मैं चैन से नहीं सोऊंगा, ठीक है। एंड लास्ट में ही केप दिस वोव टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ, जब तक वो जिए तो उन्होंने इस वचन को निभाया और वो कभी भी आराम से नहीं सोए। इवन ऐसा कहा जाता है कि ये बेड पे नहीं सोते थे, नीचे सोते थे ज़मीन पे, ओके। दस महाराणा प्रताप इज नोन फॉर हिज स्टेडफास्ट डिटर्मिनेशन, यानी उनकी जो अडिगता है उसके लिए ये जाने जाते हैं, ओके।
So here the top 3 questions are over. Now we are going to see about the Navratna of Akbar. Okay, नवरत्न इनको हम लोग 9 जेम्स भी कहेंगे. इट कैन बी आस्क इन योर एग्जाम फॉर 4 to 5 मार्क्स. सो आपको ये 9 नाम याद रखने ही हैं. एंड यही नहीं, ये जो कैरेक्टर्स हैं ये क्यों फेमस थे. राजा किसी को ही अपना नवरत्न थोड़ी बना सकता है. ओके, सो द 9 जेम्स ऑफ द अकबर कोर्ट्स वेयर. नंबर 1 तोदरमल. तोदरमल कौन थे? द रेवेन्यू मिनिस्टर. ठीक है, सारे पैसे का कलेक्शन, कहाँ से कितना टैक्स लेना है, ये सारा काम तोदरमल देखते थे. ठीक है. नाउ मानसिंह, कभी हमने जस्ट देखा था, द लीडर ऑफ द दक्ष आर्मी. तो उनके एक आर्मी का एक डिवीजन था दक्ष आर्मी और वो उसके लीडर थे. नंबर 3 पे आते हैं अबुल फजल. अबुल एंड द हिस्टोरियन एंड द राइटर ऑफ द एन अकबरी एंड अकबरनामा. तो अबुल फजल ने 2 बुकें लिखी थी, एन अकबरी एंड अकबरनामा. अकबर की तारीफ में लिखी हुई थी. ओके. नंबर 4 तानसेन. तानसेन इज अ फेमस सिंगर. ओके, बहुत अच्छे गायक थे ये. नंबर 5 मुल्ला दो प्याजा. ये बहुत ही क्लेवर एंड जोली कोटेड थे जो हमेशा सबको हंसाते रहते थे. नाउ अब आगे बढ़ते हैं. महेश दास बिरबल. बिरबल तो आप लोग जानते होंगे, अक्विट विटेड कोटियर एंड ट्रिक्स्टर. ठीक है, एक कोई भी प्रॉब्लम रहा हो ये तुरंत उसको सॉल्व कर देते थे. नंबर 7 हमाम. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट हमाम, अ फेमस वैद्य फिजिशियन, मीन्स अ काइंड ऑफ डॉक्टर्स जो मतलब सर्जरी में बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं. नंबर 8 फैजी, अ रिनाउंड पोएट. तो फैजी भी एक बहुत ही जाने माने पोएट माने जाते हैं. एंड अब्दुल रहीम. अब्दुल रहीम इज़ अ हिंदी वर्स राइटर. ओके, तो आपको सबसे पहली चीज़ क्या याद रखनी है, ये 9 रत्नों के नाम याद रखने हैं. ठीक है, द 9 जेम्स आर तोदरमल, मानसिंह, अबुल फजल, तानसेन, मुल्ला दो प्याजा, महेश दास बिरबल, हमाम एंड फैजी एंड अब्दुल रहीम. ठीक है, सो दिस आर द 9 जेम्स ऑफ द अकबर, जिनको वो लोग हम लोग नवरत्न प्रोनाउंस करते हैं. चलिए 5 नंबर पे आ जाते हैं. रिलीजियस मीटिंग ऑफ अकबर. तो अकबर रिलीजियस मीटिंग करवाते थे. तो ये एग्जाम में आ सकता है कैसे भी. राइट ए नोट ऑन द रिलीजियस मीटिंग ऑफ अकबर. नंबर 1 अकबर वॉज अ प्रैक्टिशनर ऑफ द रिलीजियस टॉलरेंस. रिलीजियस टॉलरेंस मतलब क्या, ये सभी धर्मों को मानते थे, सभी धर्मों के प्रति अच्छी भावना रखते थे. ठीक है, अपने धर्म की तारीफ है पर कोई दूसरे धर्म की बुराई नहीं करते थे. इसी को हम लोग रिलीजियस टॉलरेंस कहेंगे. अगर हमारे इंडिया के सारे पॉलिटिशियन रिलीजियस टॉलरेंस हो जाए ना और ईमानदारी से सिंसियरली काम करना शुरू कर दें, इट टुक ओनली 5 years, हम लोग चाइना यूएसए को भी पीछे छोड़ सकते हैं. लेकिन हम लोगों को तो फालतू की बकवासों में ही टाइम वेस्ट करना है. ओके. नंबर 2 टू डिस्कस रिलीजियस मैटर, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द रिलीजन अटेंडेड रिलीजियस मीटिंग. जब ये रिलीजियस मैटर डिस्कस होते थे ना तो सारे रिलीजन गुरु जो होते थे वो इस मीटिंग को अटेंड करने आते थे. सभी धर्मों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे, मीन्स क्रिश्चियन रिलीजन से ये आ गया, इस्लाम रिलीजन से ये भाई साहब आ गए, हिंदू रिलीजन से कोई पंडित जी जाएंगे. ओके, तो अलग अलग धर्मों के लोग मतलब मीटिंग करते थे. अभी मीटिंग कहाँ होती थी. पॉइंट नंबर 3 अकबर ऑर्गेनाइज रिलीजियस मीट एट एवरी फ्राइडे इन द प्रेयर हॉल एट द फतेहपुर सिकरी. फतेहपुर सिकरी नाम की जगह पर प्रेयर हॉल में ही ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती थी. एंड ऑन एवरी फ्राइडे बाय कंपाइलिंग द गुड प्रिंसिपल ऑफ ऑल रिलीजन. यहाँ पे सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातों पे डिस्कशन होता था और कहा जाता था कि हम लोगों को ये बातें माननी चाहिए. ठीक है, चलिए. अकबर फाउंडेड दिल्ली इलाही न्यू सेक्ट. अकबर ने कहा कि एक नया धर्म बनाते हैं दिल्ली इलाही, जो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ. ओके, तो आपको यहाँ पे क्या रखना है कि अकबर रिलीजियस टॉलरेंस थे. अकबर मतलब सारे रिलीजियस मैटर्स को डिस्कस करने के लिए मीटिंग कंडक्ट करते थे. ये मीटिंग फ्राइडे को फतेहपुर सिकरी के प्रेयर हॉल में होती थी. ओके, यहाँ पर सारे धर्मों के अच्छी अच्छी पॉइंट्स डिस्कस किए जाते थे. एंड अकबर ने एक रिलीजन फॉर्म किया था दिल्ली इलाही, जो इतना ज़्यादा फेमस नहीं हुआ. ओके, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है. लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6. ओके, एंड इट्स शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कैटेगरी. नाउ बिटवीन विच टू रूलर्स डिड द बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस. आई थिंक फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत भी करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड व्हाट वाज इट्स आउटकम. तो पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है, किन राजाओं के बीच, कौन से राजाओं के बीच में पहली लड़ाई पानीपत की हुई. ठीक है, एंड उसका रिजल्ट क्या आया.
द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस बिटवीन इब्राहिम लोधी एंड बाबर इन 1526 AD। तो 1526 AD की बात है। इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत से और बाबर अफगानिस्तान से, इनके बीच में पहली लड़ाई होती है पानीपत में। एंड रिजल्ट क्या आया? लोधी वॉज डिफीटेड बाई अकबर। ओ आई मेड अ ब्लंडर। आई थिंक इधर अकबर की जगह मुझे बाबर लिखना चाहिए था। सेट। और नहीं, हाँ, आपको यहाँ पे बाबर लिखना है। आई थिंक मेरी टाइपिंग मिस्टेक हुई है। चलो, नॉट एन इशू। आप लोग याद रखना, यहाँ पे बाबर आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 7, व्हाट वाज द एक्सटेंट ऑफ द अकबर्स एम्पायर। फ्रेंड्स, यू नो, कभी कभी ऐसी गलतियाँ हमारे काम में आती हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो PDF उठा के सीधा आंसर लिख लेंगे, वो देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, कुछ नहीं, बस कंट्रोल सी कंट्रोल भी। लेकिन जो लोगों ने ये वीडियो देखा हुआ है ना, और जब वो बाद में आंसर लिखने बैठेंगे तो उनको ये चीज़ याद रहेगी। और मैं जितनी बुक चेक करूँगा ना, तो मैं सिर्फ इस आंसर पे ध्यान रखूँगा कि कितने लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 में पीछे बाबर लिखा है, कितनों ने अकबर लिखा है। तो मुझे पता चल जाता है कितने मेरे स्टूडेंट हैं जो वीडियो वॉच कर रहे हैं और कितने मेरे स्टूडेंट हैं जो वीडियो वॉच नहीं कर रहे हैं। ओके, चलिए नंबर 7 पे चलते हैं। एंड दिस इज द व्हाट वाज द एक्सटेंट ऑफ अकबर्स एम्पायर। अकबर का किंगडम कहाँ तक फैला हुआ था और कितना फैला हुआ था। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। अकबर्स एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम द काबुल, कंधार एंड कश्मीर। यानी काबुल, कंधार और कश्मीर, ये पूरा मतलब अफगानिस्तान और कश्मीर तक का पूरा बेल्ट लेके, इन द नॉर्थ से लेके टू खानदेश एंड अहमदनगर इन द साउथ। यानी उन्होंने लगभग ये जो अर्थ इंडिया के बीच में से नहीं टॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन जाती है, तो वहाँ तक पूरा आधा इंडिया मतलब उनके अंडर में था जब तक वो राजा थे। ओके, नाउ एंड द लास्ट क्वेश्चन, एंड ऑफ कोर्स इट्स अ गिव रीजन। महाराणा प्रताप वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हम लोगों ने देखा कि राजा मानसिंह जी लड़ाई लड़ने के लिए आते हैं अकबर की तरफ से अपनी आर्मी लेके, और इसमें महाराणा प्रताप ये लड़ाई हार जाते हैं। ठीक है, अब ये लड़ाई वो क्यों हारते हैं, है ना। लड़ाई हारते तो लड़ाई हारने के कुछ कारण तो होंगे ना, डेट वी आर सपोज टू डिस्कस इन दिस आंसर। महाराणा प्रताप वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी बिकॉज, सो देर आर 2 मेन रीजन्स। ठीक है, नंबर 1, Akbar had a well-equipped huge army with a modern weapons, sufficient number of cannons and artillery. Means महाराणा प्रताप की हारने की पहली कारण ये था कि अकबर जो थे ना, उनके पास एक बहुत ही अच्छी आर्मी थी, वेल इक्विप्ड, सारी ट्रेन आर्मी थी। इवन उनके पास सारे जो वेपन्स थे वो बिल्कुल नए ज़माने के लेटेस्ट मॉडर्न वेपन थे। एंड इवन उनके पास सफिशेंट नंबर ऑफ कैनन्स है। कैनन्स मतलब एक तरह से वो तोप जो होते हैं, ठीक है, तोप खाना जो होता है उसमें से वो, और अच्छे खासे उनके पास हथियार भी थे। तो एक तरह से देखने जाए तो उनकी आर्मी कहीं पे भी कम नहीं थी। अगेंस्ट द लैक ऑफ मुगल सोल्जर्स, यानी मुगल सोल्जर्स के नंबर्स कितने थे, 1 लाख। महाराणा प्रताप हैड ए स्मॉल आर्मी ऑफ 20 to 22,000 सोल्जर्स। सो आप लोग इमेजिन कर लो, एक तरफ 20-22 हज़ार की आर्मी है और एक तरफ 1 लाख की आर्मी है। तो आई थिंक एक एडवांटेज था अकबर के पास, लेकिन तो भी महाराणा प्रताप और उसकी आर्मी ने हिम्मत नहीं हारी और वो लड़ाई लड़ी। ओके, उनका ऐसा सोचना था कि सिंपल सी बात है, किसी की सुप्रीमेसी एक्सेप्ट करना, किसी के अंडर में रहना, उससे अच्छा तो हम लोग फ्रीडम, अपनी ही आज़ादी खुद से मेंटेन करके रहते हैं। ओके, सो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8 सिंपल है। आपको इसमें सिर्फ 2 ही पॉइंट मेंशन करने हैं। पहले पॉइंट में आपको ये डिस्कस करना है कि अकबर की आर्मी सुपीरियर थी विद मॉडर्न वेपन्स, आर्टिलरी एंड कैनन एंड ऑल दैट। जबकि जो लड़ाई जो हुई थी महाराणा प्रताप और मुगल सोल्जर्स के बीच में, महाराणा प्रताप के पास सिर्फ 20 to 22,000 की आर्मी थी, जबकि मुगल्स के पास 1 लाख की आर्मी थी। ओके, सो आई होप आपको ये 8 क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। वेल, देर आर ओनली 8 क्वेश्चन, सो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। ओके, वंस अगेन मैं आपको थोड़ा मार्किंग बता देता हूँ, आपको कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क का पूछा जा सकता है। वेल, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों शॉर्ट हैं, तो आपको ये 2-2 मार्क्स में पूछे जाएंगे। वेल, द रिलीजियस मीटिंग ऑफ अकबर, ये आपको 3 मार्क में पूछा जा सकता है। एंड बैटल ऑफ पानीपत ऑफकोर्स 1 to 2 मार्क्स में आ सकते हैं। शॉर्ट आंसर इन शॉर्ट है 1 to 2 मार्क्स में आ सकते हैं।
9 जेम्स ऑफ द अकबर, ये तो 4 and 5 मार्क्स में आएगा। ओके, एंड महाराणा प्रताप स्ट्रेट फॉर, ये 3 to 5 मार्क्स कहीं पे भी पूछा जा सकता है, दोनों जगह पूछा जा सकता है। शेरशाह द रिफॉर्मर, ये 3 मार्क्स में आ सकता है, 3 to 5 मार्क्स कहीं पे भी आ सकता है। ओके, अकबर द सक्सेसफुल रूलर, वेल ये भी 3 to 5 मार्क्स में आ सकता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ओके, वेरी सुन वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 5 ऑल्सो। टिल देन, you guys are amazing, keep learning, keep watching, and thanks for listening.